यूक्रेन और रूस के अंदर 48 घंटों के दौरान दो ऐसे बड़े वाकया हुए जिसने व्लादिमीर पुतिन को डरा दिया है और जेलेंस्की को भी लगा कि फाइनल वॉर का वक्त अब आ ही गया है। पहली बार में यूक्रेन ने रूस के 2 मिलिट्री बेस को अपना निशाना बनाया। पहले रिजाइन में हमला हुआ और इसके बाद सरातफ में रूस के आर्मी बेस को निशाना बनाया गया और इसके साथ ही दावा किया गया कि इस हमले में रूस की बॉम्बर फ्लीट को नुकसान पहुंचा। रूस में बहुत बड़ा धमाका हुआ। इसके बाद यूक्रेन ने रूस का हेलीकॉप्टर मार गिराया। एक बार फिर देखिए कैसे मार गिराया पुतिन का हेलीकॉप्टर। फिर पुतिन का गुस्सा मिसाइलों के जरिए निकला। यूक्रेन और रूस के अंदर 48 घंटों के दौरान दो बड़े ऐसे वाकये हुए जिसने व्लादिमीर पुतिन को भी डरा दिया और जेलेंस्की को भी लगा कि वक्त आ गया है। 48 घंटों में पुतिन के पास लगातार खबर पहुंचती रही और पुतिन के कमांडर नेक्स्ट ऑर्डर का इंतजार करते रहे। वहीं जेलेंस्की ने भी पूरी रात जाग कर काटी। आखिर इन 48 घंटों में क्या हुआ कि जेलेंस्की को द एंड नजर आने लगा। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में जब जेलेंस्की का एक एक शहर डरा हुआ है, जब मिसाइलों और रॉकेट की बरसात ने जेलेंस्की को दहशत से भर दिया है, तब रूस में क्या हुआ ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रूस में हुए दो हमलों ने इस युद्ध को बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। आपको इस मैप को ध्यान से देखना होगा। यहाँ यूक्रेन भी है, रूस भी है। इसमें टारगेट बने हैं रूस के 2 मिलिट्री बेस। एक है रयाजान में जो यूक्रेन की राजधानी कीव से 800 किलोमीटर दूर है और दूसरा है सारातोव जो कीव से 1100 किलोमीटर दूरी पर है। दोनों एयर बेस पर हमला हुआ है और दावा किया जा रहा है कि इसमें रूस की बॉम्बर फ्लीट को नुकसान पहुंचा है। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये 2 फोटो हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने इन दोनों तस्वीरों को ट्वीट करके बताया है कि रूस के एयरबेस पर परमाणु बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचा है। विमान की पहचान और टेल रडार पर लिखा नंबर बताता है कि ये रूस का Tu-22 न्यूक्लियर बॉम्बर है। इस हमले के बाद की पुष्टि रूस ने भी कर दी है। 5 декабря текущего года киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилева в Рязанской области и Энгель в Саратовской области. Tu-22 न्यूक्लियर बॉम्बर को नुकसान पहुंचने का क्या मतलब है वो बाद में बताएंगे। पहले हमले की गंभीरता समझिए। रूस का कहना है कि यूक्रेन के ड्रोन आए और उनके टारगेट पर था रयाजान और साथ में सारातोव। ये दोनों यूक्रेन या कहें कि कीव से इतने फासले पर हैं कि किसी को भी हैरत होगी कि आखिर जेलेंस्की के पास इतनी ताकत कहां से आई। सवाल है कि क्या यूक्रेन के पास ऐसी पावर है कि वो रूस में घुसकर हमला करे। दोनों जगह हमला करने के लिए ऐसे ड्रोन चाहिए जो 1000 किलोमीटर का सफर तय कर सके। ये दोनों एयरबेस ऐसे हैं जहां रूस ने अपने लॉन्ग रेंज बॉम्बर तैनात किए हुए हैं और यहीं से उड़कर ये यूक्रेन में क्रूज मिसाइल और लंबी दूरी के बमों से हमला करते हैं। तो सवाल है कि क्या जेलेंस्की पुतिन के खुफिया एयरबेस पर बड़े बड़े हमले करके टेंशन को इस लेवल पर ले जाना चाहते हैं कि अमेरिका को भी एहसास हो जाए कि अगर पुतिन का गुस्सा फूटा तो वो उसे रोकने में नाकाम रहेगा। यूक्रेन जैसी गलती दुनिया में खतरनाक जंग की शुरुआत कर सकती है। ऐसे ही बॉम्बर्स ने यूक्रेन में बहुत ही खतरनाक मिसाइल हमले किए हैं। ऐसे ही बॉम्बर्स के हमलों में जेलेंस्की ने देखा है कि पुतिन की आग कैसे यूक्रेन को तबाह कर सकती है।
10 महीनों के युद्ध में पुतिन का गुस्सा लाशें उगल रहा है। ऐसे ही बॉम्बर ने यूक्रेन के शहर क्रमनचुक पर जब हमला किया था, तब शहर के लोगों को लगा था कि पुतिन की आग उन पर बरस रही है। क्रमनचुक के मॉल पर पुतिन की एक बड़ी मिसाइल से हमला हुआ था। पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जलकर राख हो गया था। तब यूक्रेन ने दावा किया था कि जिस मिसाइल से हमला हुआ वो रूस की KH-22 मिसाइल थी और ये एक बड़े बॉम्बर के जरिए लॉन्च की गई थी। KH-22 मिसाइल को नाटो किचन मिसाइल भी कहता है। इस मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर है और ये आवाज से 4 गुना तेज रफ्तार से अपने टारगेट को हिट करती है। इस मिसाइल के इस्तेमाल होने का मतलब है कि रूस अपने बड़े बॉम्बर जैसे Tu-22M या फिर Tu-95 का इस्तेमाल भी यूक्रेन पर कर रहा है, क्योंकि ये मिसाइल इन दोनों बॉम्बर से लॉन्च की जाती है। रूस की माने तो अब यही बॉम्बर ज़ेलेंस्की के टारगेट पर है और वो ऐसे ही बॉम्बर्स के एयरबेस को उड़ा देना चाहते हैं। И взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпусов 2 самолетов. 3 российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще 4 военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की पुतिन के खुफिया एयरबेस पर बड़े बड़े हमले करके टेंशन को इस लेवल पर ले जाना चाहते हैं कि अमेरिका को भी एहसास हो जाए कि अगर पुतिन का गुस्सा फूटा तो वो उसे रोकने में नाकाम रहेगा। यूक्रेन जैसी गलती दुनिया में एक खतरनाक जंग की शुरुआत कर सकती है। वैसे रूस ने अपने सभी खतरनाक बॉम्बर नहीं दिखाए। ये ऐसे बॉम्बर हैं जिससे यूरोप तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि इन बॉम्बर्स को यूरोप पर किसी भी बड़े न्यूक्लियर हमले के लिए ही तैयार किया गया है। इसे देखिए, ये है Tu-160। ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्बर है जो आवाज से भी तेज गति से उड़ता है। रूस के पास ऐसे 17 से ज्यादा बॉम्बर हैं और अब इनकी तादाद 25 से ज्यादा किए जाने की तैयारी है। 40,000 किलो बम या मिसाइल लेकर उड़ने वाला ये बॉम्बर आसमान में अमेरिका की सबसे बड़ी दहशत माना जाता है। रूस ने विक्ट्री डे परेड पर इस विशाल बॉम्बर को दिखाने की तैयारी की थी, लेकिन मौसम की वजह से फ्लाई पास्ट वाला शो नहीं हो पाया। ये वही बम वर्षक हैं जो रूस के रसारातो और रयाजान में यूक्रेन के टारगेट पर था। ये तेज रफ्तार वाला बहुत ही खतरनाक बॉम्बर माना जाता है। Tu-22 को बहुत कम वक्त में डिप्लॉय किया जा सकता है। ये भी Tu-160 की तरह सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ता है और 22,000 किलो बम और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। ये सभी बॉम्बर रूस की बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियर फोर्स का खास हिस्सा माने जाते हैं। इन बॉम्बर्स के डिप्लॉयमेंट की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें हमको मिली हैं और इससे आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन के करीब पुतिन ने कितनी बड़ी फोर्स तैनात की हुई है। इन तस्वीरों को देखकर यूरोप भी बहुत ज्यादा तनाव में आ गया है। तो ज़ेलेंस्की के बंकर में अंधेरा करने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने आखिर क्या-क्या किया है? दरअसल वो आपको जरूर देखना चाहिए, आपको पुतिन की पूरी मॉडस ऑपरेंडाई समझ में आ जाएगी। और पुतिन का जो गुस्सा ज़ेलेंस्की पर फूट रहा है उसमें 2 बड़े हथियारों की भूमिका है। इनसे दरअसल ज़ेलेंस्की भी बहुत ज्यादा घबराते हैं। देखिए, रूस का दावा है कि इन एयरबेस पर अटैक करके रूस की लॉन्ग रेंज वाली फोर्स के खिलाफ साजिश रची गई है। देखा जाए तो पुतिन को इसके पीछे ना सिर्फ ज़ेलेंस्की बल्कि नाटो के हाथ होने का भी पूरा शक होगा। यही वजह है कि पुतिन ने वक्त ना गंवाते हुए यूक्रेन पर एक बड़ा हमला करने का ऑर्डर फौरन जारी कर दिया। और फिर देखिए क्या हुआ। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, ऐसे ही कई हमले लगातार किए गए जिनके टारगेट पर यूक्रेन के कई शहर थे, वहां के कई ठिकाने थे। Шановні українці, звітую про сьогоднішній день. Головний результат – 70 російських ракет пройшло, більшість збито. Калібрі, Х-101 та інші. Я дякую усім нашим воїнам повітряних командувань «Схід», «Південь» і «Центр». Молодці.
Дякую і партнерам за системи ППО, які зараз використовуємо. Кожна збита російська ракета – це конкретний доказ, що терор можна перемогти. Але, на жаль, ми поки що не можемо дати повну безпеку нашому небу. Було кілька влучань. На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів 4. Мої співчуття рідним та близьким. ज़ेलेंस्की के बंकर में अंधेरा करने के लिए पुतिन ने क्या क्या किया है वो आपको जरूर देखना चाहिए। आपको पुतिन की पूरी मोडस ऑपरेंडाई समझ में आ जाएगी। पुतिन का जो गुस्सा ज़ेलेंस्की पर फूट रहा है उसमें 2 बड़े हथियारों की भूमिका है। इनसे ज़ेलेंस्की भी बहुत घबराते हैं। पुतिन के 2 सबसे खतरनाक हिटमैन देखिए। पहली है कैलिब्र मिसाइल और दूसरा है शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन। इन दोनों ने ज़ेलेंस्की को बड़े बड़े झटके दिए हैं। दोनों हथियार 10 अक्टूबर के बाद से ही लगातार यूक्रेन में हमले कर रहे हैं और खेरसॉन हारने के बाद पुतिन ने इनके हमले और बढ़ा दिए हैं। इसमें कैलिब्र क्रूज मिसाइल के हमले तो बहुत ज्यादा खतरनाक माने गए। इस मिसाइल के अलग अलग वर्जन से पुतिन ने कीव और यूक्रेन के कई शहरों पर कयामत बरसाई। कैलिब्र हर तरफ से लॉन्च की गई, बॉमर से लॉन्च की गई, समंदर से लॉन्च की गई और लैंड बेस्ड लॉन्चर से दागी गई। काला सागर से उठे इन मिसाइलों के बवंडर ने कीव को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। परमाणु हमले जैसे खतरे को देखते हुए लोग अंडरग्राउंड मेट्रो में पनाह लेने लगे। Дає відповіді на багато і сьогоднішніх запитань про Росію. Щось просто підписати з цими терористами миру не буде. Щось просто погодити з ними точно порушення. Віддати Росії хоча б щось з елементів безпеки інших означає нову війну. Тому і потрібне принципове продовження наявної політики сумлінних держав світу, тільки демонтаж російських терористичних можливостей, тільки звільнення всієї нашої землі і тільки притягнення вбивць до відповідальності. पिछले 24 घंटे में इनके हमले तो और तेज हो चुके हैं। कैलिब्र मिसाइल लॉन्च किए जाने का वीडियो भी देख लीजिए, जब काला सागर में पुतिन की नेवी ने लगातार मिसाइलें दागी। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, ऐसे ही कई हमले लगातार किए गए। पुतिन का दूसरा सबसे बड़ा हथियार शाहिद 136 ड्रोन ज़ेलेंस्की को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था। आधा यूक्रेन तबाह होने के बाद भी ज़ेलेंस्की के बदले वाले तेवर पूरी तरह डिफेंसिव कहे जाएंगे, क्योंकि वो अब तक सिर्फ अपनी जमीन पर हमले बचा रहे हैं, जबकि अपने घर पर हमला होने के बाद कोई भी संप्रभु देश दुश्मन के दिल पर अटैक करने की तैयारी करने की सोचता है। ऐसे में सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की इसका बदला पुतिन से लेंगे? अगर ज़ेलेंस्की पुतिन से बदला लेंगे तो कैसे लेंगे? क्या ज़ेलेंस्की कामिकाज़े प्लान पर काम कर रहे हैं, लेकिन पुतिन के हिटमैन ज्यादा हमले कर रहे हैं? ये ऐसे सटीक और जबरदस्त हमले कर रहे हैं कि ज़ेलेंस्की का कॉन्फिडेंस भी हिल चुका है। हालांकि ज़ेलेंस्की अब तक इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि पुतिन ने अभी तक अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई है। वो चाहें तो कीव के साथ ज़ेलेंस्की का घर, उनका बंकर और तमाम बड़ी सरकारी इमारतें धूल में तब्दील हो जाएंगी। सवाल है कि पुतिन ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं?